हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी क्रक्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग चैप्टर की एमसीक्यूज। ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लोग टोटल 35 क्वेश्चंस को हम लोग अभी यहाँ देखेंगे। यहाँ टोटल हम लोग 35 क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद पार्ट 2 जो आएगी उसमें मैं रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, Tasked with destiny speech is related with which leader? वो कौन से लीडर से ये एक स्पीच जो है ये जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही फेमस स्पीच है जो दिया था। यहाँ ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ये बहुत ही फेमस स्पीच है जो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट, आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर लीडर डिसाइडेड, हमारे लीडर्स ने क्या डिसाइड किया? वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, हमें अपने कंट्री को डेमोक्रेटिक तरीके से रन करना है, चलाना है। दूसरा, गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ओनली पुअर, गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ पुअर के लिए, गरीबों के लिए काम करेगी। तो यहाँ देखो स्टेटमेंट 2 जो है ओनली पुअर, ये रॉन्ग है क्योंकि पुअर लोगों के लिए तो गवर्नमेंट काम करेगी, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है कि रिच लोगों के लिए काम नहीं करेगी। स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। स्टेटमेंट 1 देखते हैं, वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हाँ, ये बिल्कुल लीडर्स ने कहा था कि हम लोग डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करेंगे। करेक्ट यहाँ से ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट, Who was the प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर, ये काफी इजी क्वेश्चन है, कौन थे? आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। आप मुझे ये कमेंट करके बताओ कि ये कब से कब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक ये हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, यहाँ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन द मिडनाइट ऑफ 15th एंड 16th अगस्त। इंडिया को इंडिपेंडेंस जो मिली वो 15 और 16 अगस्त की जो रात जो थी, मिडनाइट जो थी, उस समय मिली। और रीजन यहाँ पे ये असर्शन रीजन है, ये असर्शन था। रीजन है फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ कंट्री, हमारा जब जो फ्रीडम है वो पार्टीशन के साथ आया। हमें फ्रीडम तो मिली लेकिन उसके साथ हमारे कंट्री का पार्टीशन भी हुआ। आप असर्शन को देखो तो असर्शन यहाँ पे रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमें इंडिपेंडेंस जो है वो 15th एंड 16 अगस्त की मिडनाइट नहीं, हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 14th और 15th की मिडनाइट को। असर्शन रॉन्ग है। रीजन करेक्ट है कि फ्रीडम के साथ हमारा कंट्री का पार्टीशन भी हुआ था। यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन ए जो है वो तो रॉन्ग है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ऑप्शन डी। Who addressed the a special session of the Constituent Assembly of the midnight on 14th 15th August 1947? Constituent Assembly इनको एड्रेस, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस किसने किया था? एक स्पेशल सेशन था 14-15 अगस्त को, तो उसको एड्रेस किसने किया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। आप यहाँ देखो, सुभाष चंद्र बोस का तो उस समय तो उनका देहांत हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी, तो वो तो नहीं होंगे। महात्मा गांधी जब ये सब कुछ चल रहा था तो महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं थे, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगी। दैट मीन्स 1 या 3 में से कोई एक होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में स्पीच दिया था। याद रखना है आपको कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? ये प्लेस है जहां पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। आफ्टर इंडिपेंडेंस पीपल वांटेड इंडिया टू बी। इंडिपेंडेंस के बाद हमारा कंट्री कैसा होना चाहिए? जो लोग कैसा कंट्री चाहते थे? यूनाइटेड एंड होमोजीनियस, यूनाइटेड, डाइवर्स, डिवाइड एंड डाइवर्स, डिवाइडेड एंड होमोजीनियस। हमारे कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेस है, बहुत सारे कल्चर्स है। इस कारण से हम लोग अगर देखें तो हमारा कंट्री में बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी तो ऑप्शन में होगा ही, और बिल्कुल हमारे कंट्री के लोग जो है, हम लोग चाहते थे कि एक यूनाइटेड कंट्री हो, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री हो। डी, यूनाइटेड एंड डाइवर्स, ये होगा करेक्ट आंसर। इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, ये करेक्ट है, असर्शन है ये करेक्ट है। इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि हमारे यहाँ तरह बहुत सारी डिफरेंट कल्चर है, लैंग्वेज है,
खाने पीने का तरीका, कपड़ा पहनने का तरीका, सब बहुत सारा डिफरेंस है हमारे यहाँ। सो ये डाइवर्सिटी है, हम लोग बहुत ही रिच है डाइवर्सिटी में। रीजन इसका क्या है? पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड फॉलो डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन। तो सही बात है, हमारे यहाँ अलग अलग लैंग्वेज है, कल्चर है, रिलीजन्स है, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा डाइवर्स है। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो यहाँ ऑप्शन होगी बोथ ए आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगी। नेक्स्ट, सम पीपल बिलीव that India could not remain together for long। कुछ लोग, हमारे जब इंडिपेंडेंस मिली तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो ये सोचते थे कि हमारा कंट्री एक यूनाइटेड कंट्री, एक स्ट्रांग कंट्री बनके नहीं रह सकता है। क्या कारण थे इसके? इंडिया वाज पुअर, इंडिया का साइज बहुत बड़ा था, इंडिया हैज ह्यूज डाइवर्सिटी, इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी था, इंडिया को हो सकता है कि चाइना जो है वो कॉलोनाइज कर ले। तो इनमें से क्या ऑप्शंस करेक्ट है? सो ऑप्शन सी, इंडिया हैज ह्यूज डाइवर्सिटी। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि हमारे कंट्री में इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है कि आगे चल के हमारे कंट्री जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा और सभी अलग अलग रीजन के लोग, अलग अलग लैंग्वेज के लोग अपना अपना कंट्री का डिमांड करेंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओवर द टाइम हम लोग स्ट्रांग हुए हैं, हम लोग यूनाइटेड रहे हैं और स्ट्रांग रहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, इंडिया हैज ह्यूज डाइवर्सिटी। फंडामेंटल राइट इज ग्रांटेड बाई। सो हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिलती है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा। तो करेक्ट आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखोगे तो वहां पे आर्टिकल्स है। तो आर्टिकल वहां पे 19 से देखोगे, वहां पे 25 ये सब में देखोगे तो वहां पे आपको मिलेगी फंडामेंटल राइट, कि ये सब हमारे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। सो यहाँ पे है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया अडॉप्टेड डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिस्टम। इंडिया ने डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिस्टम अडॉप्ट किया। दूसरा, इंडिया फॉलोड पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। ये करेक्ट है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट सिस्टम की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है। तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि हम लोग मिलके, सभी लोग हम लोग मिल करके अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जिनको हम लोग एमपी या फिर एमएलए बोलते हैं। तो हम लोग हमारे एमपी या एमएलए हमारे अंदर से ही, हमारे सोसाइटी से ही चुनते हैं, अब वो हमें जाके पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा होगी? ये वाला तो गलत हो गई। सो ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट। राइट टू वोट, ये जो राइट टू वोट की जो राइट है, जो पावर है, ये हमें कौन प्रोवाइड करती है, कौन इंश्योर करता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा। सो करेक्ट आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हमें राइट टू वोट मिलेगा, और हमारे यहाँ जो सिस्टम फॉलो होता है वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि 18 साल के ऊपर के जो लोग भी है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, पुअर हो, रिच हो, किसी भी रिलीजन को हो, सभी लोग वोट दे सकते हैं। किसी से किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट, इंडिया इन इंडिया द पॉलिटिकल कंपटीशन टेक प्लेस। तो हमारे यहाँ जो भी कंपटीशन होती है, पॉलिटिकल कंपटीशन मतलब जो भी इलेक्शंस वगैरह होते हैं, ये कैसे होती है? मोनार्कियल फ्रेमवर्क में। मोनार्की का मतलब होता है जहाँ किंग या क्वीन की सिस्टम चलती है, तो ऐसा तो नहीं है। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। ऑटोक्रेसी मतलब जब कुछ लोग जो है, कोई लोग जो है वो अपनी मनमानी करे, कोई एक पर्सन अपना ही चलाए या कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन अपना चलाए। मिलिट्री फ्रेमवर्क, जहां मिलिट्री फ्रेमवर्क का मतलब है जब किसी गवर्नमेंट को, किसी कंट्री को मिलिट्री चलाती है। सो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के थ्रू जो हमारे लीडर्स जीत के आते हैं वो एमपी एमएलए बनते हैं और फिर वो हमारे कंट्री को रन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज सफिशिएंट टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये सफिशिएंट है, ये काफी है। अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना है तो वहां डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होना ही काफी है। ये फॉल्स है। सिर्फ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होने से कुछ नहीं होगा। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा डेमोक्रेटिक वहां पे प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस भी होना चाहिए। सिर्फ वहां किसी बुक में अगर डेमोक्रेसी के बारे में लिख देने से कुछ नहीं होगा। कंट्री में बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशन होती है, जैसे इलेक्शन कमीशन है, जैसे कोर्ट है, जैसे पुलिस है, ये सब भी डेमोक्रेटिक तरीके से काम करे तभी जाके उस कंट्री में डेमोक्रेसी जो है वो ढंग सही तरीके से स्टैब्लिश हो सकती है। तो यानी कि ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल ये चाहिए हमें, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस भी चाहिए। मिलिट्री, देखिए मिलिट्री किसी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए होती है, डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने के लिए मिलिट्री की दरकार नहीं है। वहां पे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस वगैरह होने चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए। सो यानी कि ऑप्शन 1 2 करेक्ट है और ये 3 जो है ये रॉन्ग है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 एंड 2। नेक्स्ट, principle of equality and special protection to socially disadvantaged group and religious and cultural community is provided by। so जो ये principle of equality जो है और स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप है, ये कौन प्रोवाइड करता है। सो अगेन इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है कि हमारे यहाँ जो भी माइनॉरिटीज हो, जो भी रिलीजियस या कल्चरल कम्युनिटीज माइनॉरिटीज है, सभी को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, सभी के साथ इक्वली बिहेव किया जाएगा। मीन्स हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का मतलब ये है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होगा। और हम लोग स्पेशल प्रोटेक्शन देंगे किन्हें, जो सोशली डिसएडवांटेज रहे हैं, जो काफी सालों से पिछड़ गए हैं, जो बैकवर्ड है, उनको हम लोग प्रोटेक्शन देंगे ताकि वो लोग भी आगे बढ़ पाए। ये सब कुछ कहां लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गिव्स डायरेक्शन अबाउट। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे शॉर्ट में हम लोग बहुत बार डीपीएसपी भी लिखते हैं। सो डीपीएसपी में क्या लिखा गया है, क्या डायरेक्शन है। ऑप्शन ए, the welfare goal that democratic politics, the state policy with the central government, the country policy with other country, none of these। तो यहाँ देखो ऑप्शन ए में अगर हम लोग देखें तो वेलफेयर गोल्स दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स शुड हैव, यहाँ पे शुड हैव होना चाहिए, शुड हैव। किसी भी कंट्री में, हमारे कंट्री का अगर बात करते हैं तो हमारे कंट्री में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई है, कुछ रिकमेंडेशंस है, कुछ डायरेक्शंस है, जिसको हम लोग डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। इसमें ये लिखा गया है कि किसी भी हमारे कंट्री के गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। ये जो भी लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी के अंदर में, वो हमारे कंट्री के गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए। जरूरी नहीं है लेकिन गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए कि वो फॉलो करे जो भी वहां पे डायरेक्शंस दिए गए हैं। सो ये हमारे वेलफेयर के लिए है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्हाट वर द चैलेंजेस बिफोर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो इंडिया के सामने इंडिपेंडेंस के बाद किस तरह की चैलेंजेस थी। पहला, शेप ऑफ नेशन दैट वाज यूनाइटेड। सो हमें एक कंट्री शेप करना था जो यूनाइटेड हो, ट्रू है। एकोमोडेटिव ऑफ डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, उन सभी को एक साथ लेके आना, एकोमोडेट करना, ये भी करेक्ट है। डेमोक्रेसी, टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी, ये भी करेक्ट है, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना। एंड डेवलपमेंट एंड वेल बींग ऑफ एंटायर सोसाइटी, नॉट ओनली सम सेक्शंस, तो पूरी सोसाइटी के डेवलपमेंट का ख्याल रखना, ये भी सही है। सो दैट मीन्स करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने लोग, दूसरे लोगों के साथ में इसे शेयर करें। When did we celebrate first Republic Day? बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे को लेकर के। इंडिपेंडेंस डे जो है ये है 15 अगस्त 1947 है। इस दिन हमारा कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली थी, हमारा कंट्री आजाद हुआ था। रिपब्लिक डे जो है इस दिन 26 जनवरी 1950 ये डेट है, ऑप्शन सी। इस दिन हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मिला था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हम फॉलो करते हैं वो इस दिन जो है हम लोगों ने उसको
प्रैक्टिस में लेके आए थे, उस दिन हम लोगों ने उसको एडॉप्ट किया था। तो ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। टू नेशन थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय, तो टू नेशन थ्योरी को किसने प्रपोज किया? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारतीय जनसंघ, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मुस्लिम लीग। टू नेशन थ्योरी इज रिलेटेड विथ विच इवेंट? सो ये टू नेशन थ्योरी किस बात से जुड़ा हुआ है? सो कौन से कंट्री से जुड़ा हुआ है? सो इसराइल, पैलेस्टाइन, यूएसए, कनाडा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान। सो करेक्ट आंसर है इंडिया, पाकिस्तान। देखो, टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मुस्लिम लीग जो है, इनका डिमांड ये था कि इनका ये कहना था कि हम जो ब्रिटिश टाइम में जो इंडिया था, ब्रिटिश टाइम में जब मैं ब्रिटिश इंडिया अगर मैं बोलता हूं तो इसका मतलब है पाकिस्तान प्लस इंडिया प्लस जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, इन तीनों को मिलाकर के ब्रिटिश इंडिया बोलते हैं। सो जब मैं ब्रिटिश इंडिया का बात कर रहा हूं तो मुस्लिम लीग का कहना ये था कि इंडिया को और पाकिस्तान को अलग कर देना चाहिए, जो ये ब्रिटिश इंडिया है इसको इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर देना चाहिए। सो ये दो नेशन बनाने चाहिए, इसे ही बोलते हैं टू नेशन थ्योरी। ये मुस्लिम लीग ने दिया था, ये देख लिया हम लोगों ने। द कांग्रेस अपोज्ड टू नेशन थ्योरी, कांग्रेस ने टू नेशन थ्योरी को अपोज किया, ट्रू है। नेक्स्ट, टू नेशन थ्योरी डिमांडेड पाकिस्तान, यस, टू नेशन थ्योरी के थ्रू ये बोला गया कि इंडिया को डिवाइड कर, ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड कर दो इंडिया और पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान बनेगा एक सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स। तो ये डिमांड था मुस्लिम लीग का, तो ये भी करेक्ट है। सो ऑप्शन सी, ए और टू, वन और टू जो है दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान पार्टीशन फॉलोड पॉलिसी ऑफ, सो इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन किया गया ये कौन से पॉलिसी के अकॉर्डिंग किया गया? रिलीजियस माइनॉरिटी, रिलीजियस मेजोरिटी, कास्ट मेजोरिटी, ज्योग्राफी ऑफ लैंड। सो करेक्ट आंसर है रिलीजियस मेजोरिटी। हमारे कंट्री को डिवाइड किया गया कुछ इस तरीके से कि जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज जो थे उसको बना दिया गया पाकिस्तान का पार्ट, और जो हिंदू मेजोरिटीज एरिया जो थे, जो हिंदू मेजोरिटीज एरिया थे उनको बना दिया गया इंडिया का पार्ट। सो ये टोटली किया गया रिलीजियस मेजोरिटी के बेसिस पे। नेक्स्ट, partition of India and Pakistan had difficulties because there was no single belt of Muslim majority area in British India. सो ये ट्रू है। जब हमारे कंट्री में ये बोला गया कि हमारे कंट्री के मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज को पाकिस्तान का पार्ट बनाएंगे और हिंदू मेजोरिटी एरिया को जो है वो इंडिया का पार्ट बनाएंगे, पर प्रॉब्लम ये था कि ऐसा कोई एक एरिया नहीं था जहां पे मुस्लिम मेजोरिटीज में थे, ऐसे टोटल दो एरियाज थे, एक वेस्ट की तरफ था और दूसरा ईस्ट की तरफ था। तो एक सिंगल बेल्ट नहीं था मुस्लिम मेजोरिटी एरिया का, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, so in British India there were two area of concentration of Muslim majority areas. so ये true है कि बेसिकली दो एरियाज थे, एक जो पंजाब का जो एरिया, पंजाब और उससे लगता सटा हुआ जो एरिया है, और दूसरी बंगाल की तरफ का जो एरिया था वो है, तो ये ट्रू है। वन ऑफ द एरिया ऑफ कंसंट्रेशन इन द वेस्ट, अनदर जो है वो ईस्ट में था, तो ये ट्रू है, एक वेस्ट की तरफ था और दूसरा ईस्ट की तरफ। तो जो ईस्ट की तरफ था यही आज का प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, तो यही आज का प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। खान अब्दुल गफार खान, तो ये कौन थे? तो ये लीडर थे फ्रॉम द पंजाब, ये फॉल्स है। तो ये लीडर थे फ्रॉम सिंध, तो सॉरी, ये लीडर थे फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, ये लीडर थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। खान अब्दुल गफर खान ये पंजाब के लीडर नहीं थे। ही वांटेड पाकिस्तान एरिया शुड बी इक्वल टू इंडिया, ये भी फॉल्स है। खान अब्दुल गफर खान नहीं चाहते थे कि हमारा इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो, ये चाहते थे कि हमारा एक कंट्री ही रहे, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। सो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन यहां से कौन सा करेक्ट है? सो कोई करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी, ये दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। खान अब्दुल गफर खान पंजाब से नहीं थे एंड ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के थे, और ये चाहते थे हमारा कंट्री यूनाइटेड रहे, डिवीजन ना हो, पार्टीशन ना हो। हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी? सो अगेन इसका आंसर है खान अब्दुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान को बोलते हैं फ्रंटियर गांधी।
इनके बारे में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बताऊं तो खान अब्दुल गफर खान जो है, इनको इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड और पाकिस्तान का भी जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो दोनों ही मिला है इनको। सो खान अब्दुल गफर खान को इंडिया और पाकिस्तान दोनों का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। आप कमेंट करके बताओ कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है। नेक्स्ट, इन ब्रिटिश इंडिया पंजाब एंड बंगाल वेर मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस। सो ये ट्रू है। ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, अगेन ब्रिटिश इंडिया जब कभी भी बोल रहे हैं तो ये 1947 का पहले का इंडिया का बात कर रहे हैं। दैट मीन्स उस समय पाकिस्तान प्लस इंडिया और बांग्लादेश आज का जो है, ये तीनों का बात कर रहे हैं। इन तीनों को मिलाकर ब्रिटिश इंडिया बोलते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया में पंजाब और बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस थे, ये करेक्ट है। और पंजाब और बंगाल वेयर, इसकी जो एरिया थी इसको डिवाइड किया गया था 14 और 15 की मिडनाइट 1947 को, ये रॉन्ग है। आप देखोगे पार्टीशन के बाद में पंजाब और बंगाल में बहुत ही ज्यादा कम्युनल वायलेंस हुआ। जब पार्टीशन हुआ, जब हमारा कंट्री का पार्टीशन हुआ तो एक तो पंजाब वेस्ट की तरफ और बंगाल ईस्ट की तरफ, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम्युनल वायलेंस हुई। इसका कारण एक ये भी था कि यहाँ पे लोगों को सही तरीके से पता नहीं था कि वो पाकिस्तान में है कि इंडिया में है। उनके गांव को डिवाइड कर दिया गया, लेकिन तब तक के लिए उनको पता भी नहीं था कि वो उनका गांव का कौन सा एरिया पाकिस्तान में है और कौन सा एरिया इंडिया में है। तो इस कारण से वहां पे काफी सारे कम्युनल वायलेंस हुई। तो ये डिवाइड किया गया था 14-15 के मिडनाइट को। नो, ये बाद में किया गया था। तो हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन ए, ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट, आफ्टर पार्टीशन देयर वर लार्ज स्केल माइग्रेशन ओनली फ्रॉम पाकिस्तान। देखो, पार्टीशन होने के बाद में जब हमारे कंट्री ये मान लो ये ब्रिटिश इंडिया है और इसको डिवाइड कर दिया गया पाकिस्तान और इंडिया में। सो बेसिकली इस लॉजिक पे बनाया गया कि पाकिस्तान में मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस थे और इंडिया में हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इंडिया साइड में मुस्लिम्स नहीं थे। इंडिया साइड में भी बहुत सारे मुस्लिम्स थे और पाकिस्तान साइड में भी बहुत सारे हिंदूज या सिख्स थे। तो बहुत सारे मुस्लिम इंडिया से पाकिस्तान में चले गए और बहुत सारे हिंदू एंड सिख और दूसरे जो रिलीजन के जो लोग हैं वो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आ गए। सो ये माइग्रेशन दोनों तरफ से हुआ। तो लार्ज स्केल माइग्रेशन सिर्फ पाकिस्तान से हुआ, ये रॉन्ग है, दोनों तरफ से हुआ। और जब ये माइग्रेशन हो रहे थे तो उनको काफी लोगों को अपना घर वगैरह छोड़ के जाना पड़ा, काफी वायलेंस हुई, काफी लोगों का डेथ हुआ। तो बहुत ही ज्यादा वायलेंस हुआ और ये वायलेंस टेम्पोररी नहीं था, ये बहुत जल्दी कंट्रोल में नहीं आया, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहाँ पे कौन सी दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है? दोनों ही रॉन्ग है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रही थी कि करेक्ट वाली कौन सी है, करेक्ट वाली कौन सी है? तो दोनों ही करेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, इन पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया in partition British India was divided into two country, India and Pakistan. So British India को डिवाइड करके इंडिया पाकिस्तान बनाया गया, ट्रू है। During partition, employee of the government and railway were also divided. Partition जब हुआ तब सिर्फ लैंड का डिवीजन नहीं हुआ, रेलवे, टेबल, कुर्सी, चेयर, जो भी कुछ रिसोर्सेस थे दोनों ही बराबर, दोनों ही बांटे गए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सो ये जो भी रेलवे है, आर्मी, वेपन, सब कुछ डिवाइड किए गए थे। सो ये करेक्ट है। सो यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट, जब ये पार्टीशन हुई थी तो उस समय टोटल 80 करोड़ लोग माइग्रेट हुए थे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में, ये रॉन्ग है। उस समय तो 80 करोड़ का पॉपुलेशन ही नहीं था, तो वो कहां से माइग्रेट करेंगे? ये आंसर है 80 लाख। सो 80 लाख लोगों ने माइग्रेशन किया था इंडिया और पाकिस्तान से। कुछ इंडिया के लोग पाकिस्तान गए थे और कुछ पाकिस्तान के लोग इंडिया आए थे, और ये कितने थे? अप्रॉक्स 80 लाख। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, 80 करोड़ नहीं थे। नेक्स्ट, मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया वाज हाउ मच परसेंट? सो जब इंडिपेंडेंस जब हुआ 1947 में, उस समय मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में कितनी थी? सो ये लगभग 12% थी। सो 12%। ओके, नेक्स्ट, ऑन द 15th अगस्त 1947 महात्मा गांधी स्पीच केम। सो जब 15th अगस्त जब हमें इंडिपेंडेंस मिली और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब स्पीच हो रही थी, जवाहरलाल नेहरू ने भी अपना फेमस स्पीच दिया, तो उस समय
महात्मा गांधी ने कितने नंबर पे स्पीच दिया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर है नन ऑफ दिस। क्योंकि जब ये सेलिब्रेशन चल रही थी, जब ये इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन चल रही थी, तो उस समय महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे ही नहीं, वो वहां नहीं थे। नेक्स्ट, नाउ 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी कोलकाता में थे। महात्मा गांधी बेसिकली वेस्ट बंगाल में थे। क्यों? बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि बंगाल और पंजाब में बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा था, तो वो उस वायलेंस को कूल करने के लिए, वहां जो कम्युनल वायलेंस हो रही थी उसको शांत करने के लिए वो बंगाल में थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू परसुएड हिंदू एंड मुस्लिम टू गिव अप वायलेंस। वायलेंस को छोड़ने के लिए, जो कम्युनल वायलेंस हो रही थी उसको रोकने के लिए वो वहां पे थे, कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली में वो नहीं थे। What did Mahatma Gandhi What Mahatma Gandhi did to stop communal violence in Kolkata? तो वो जो कम्युनल वायलेंस हो रही थी उसको महात्मा गांधी ने कैसे रोका? तो उन्होंने क्या प्रोटेस्ट किया स्ट्रीट पे? नो। उन्होंने क्या फास्ट किया? ही ऑर्गेनाइज प्रार्थना सभा। तो क्या उन्होंने कोई प्रार्थना सभा ऑर्गेनाइज किया? नो। उन्होंने कोलकाता, वो दुखी होकर कोलकाता से चले गए? नो। उन्होंने फास्ट किया था, उन्होंने फास्टिंग किया, और उनकी फास्टिंग को देखते हुए वहां पे वायलेंस जो है वो शांत हो गई। नाथुराम गोडसे ने एसिनेट किया, उन गांधी जी की हत्या की कब? तो 30 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1950। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 30 जनवरी 1948। ये हमारे 35 क्वेश्चंस थे। आप काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को आप शेयर करो। थैंक यू। इसके बाद मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा। पार्ट 2 में भी अप्रॉक्स 35 से 40 क्वेश्चंस होंगे।